हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बग नोवेला। यहाँ हम कवर करेंगे यूपीएससी की एक इम्पॉर्टेंट बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर। इस सीरीज़ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं स्पेक्ट्रम बुक के चैप्टर 1 एंड 2। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर जो है इट इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे चार मेन सोर्सेज आते हैं। फर्स्ट इज न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, biographies and memoirs, archival material and other sources। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स की अगर हम बात करें तो जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड है दैट इज़ आफ्टर द मुगल पीरियड से लेके टिल आर इंडिपेंडेंस दैट इज़ 15 अगस्त 1947, उस टाइम पीरियड में भी कुछ न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स पब्लिश होते थे। तो वो जो पब्लिशिंग होती थी वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होती थी या फिर कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में होती थी। तो ऐसा ही एक जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का दैट इज़ बंगाल गैजेट। तो उसमें हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि उस टाइम पे इंडिया में सिचुएशंस कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, सोसाइटी कल्चर कैसा था, एंड मोर ओवर जो भी इंसिडेंसेस होते थे उस पे हमारे क्या रिएक्शंस होते थे या उनके क्या रिजल्ट होते थे। नेक्स्ट कम्स बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स। बायोग्राफी एंड मेमोइर्स में इंक्लूड होता है जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे उस टाइम पे जो भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, जो भी ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए आए थे, या जो मिशनरीज थे जो अपना रिलीजन प्रमोट करने के लिए आए थे, या जो भी उस टाइम पे हमारे वहाँ सिविल सर्विस से उन्होंने अपने सामने क्या इंसिडेंट्स होते हुए देखे या क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, तो वो उन सब का एक रिकॉर्ड रखते थे। तो वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम एज बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स यूज़ करते हैं टू ऑथेंटिक टू स्टडी अबाउट आवर मॉडर्न हिस्ट्री। सिमिलरली एक सोर्स है हमारा आर्काइवल मटेरियल। ये आगे जाके तीन उसमें डिवाइड होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन। सो पब्लिक आर्काइवल मटेरियल जो है एज द नेम सजेस्ट ये पब्लिकली अवेलेबल हैं फॉर अदर पीपल्स टू सी। तो ये अब मटेरियल्स आपको कहाँ मिलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के उनके अपने मटेरियल्स होंगे जो कि उनकी स्टेट की पास्ट हिस्ट्री को डिपिक्ट करते हैं कि उस टाइम पे वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इंसिडेंसेस थे। सिमिलरली पहले के टाइम पे वी हैव थ्री मेजर प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ये तीन हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हैं, तो इनके भी कुछ आर्काइवल मटेरियल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो अगर हम प्राइवेट आर्काइवल मटेरियल्स की बात करें तो प्राइवेट मटेरियल्स में इंक्लूड होता है कि इंडिविजुअल्स के पास या कुछ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स के पास जो उनके रिटन रिकॉर्ड्स हैं ऑफ देयर एंसेस्टर्स, तो उन रिकॉर्ड्स को हम प्राइवेट आर्काइवल मटेरियल में इंक्लूड करते हैं। सिमिलरली अगर हम फॉरेन आर्काइवल मटेरियल्स की बात करें तो इंडियन ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि लंदन या लाहौर जैसी जगहों पे जाते थे, तो उन्हें वहाँ रखा जाता था फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस या फॉर लुकिंग आफ्टर द ट्रांजैक्शन दैट हैपेंड। तो वो रिकॉर्ड्स अभी भी अवेलेबल हैं जो कि हम देख सकते हैं इन प्लेसेस पे। Now last comes are some other resources which include painting, oral tradition and literature। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो आर्टिस्ट लोग जो थे वो अपने व्यू पॉइंट्स या वो जो इंसिडेंसेस सामने देख रहे हैं वो उन्हें कैसे डिपिक्ट करेंगे। सो वो कुछ पेंटिंग्स के नाम तरह जैसे पटना कलम, काली घाट एंड रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम की जो कि हमें डिपिक्ट करती हैं कि उस टाइम पे सिचुएशंस कैसी होती। सिमिलरली ओरल ट्रेडिशंस हैं। ओरल ट्रेडिशंस बेसिकली क्या होते हैं? नॉन रिटन सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फोकलोर्स हो गई, हमारी पुरानी स्टोरीज हो गई, कथाएं हो गई जो हम हमारे मतलब जो उस टाइम पे लोग थे उन्होंने आगे जाके अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को सुनाई या वर्बली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हुई। तो दीज आर बेसिकली पर्सनल रेमिनिसेंस। सिमिलरली अगर हम लिटरेचर की बात करें तो उस टाइम पे जो भी फोकलोर्स थे, नॉवेल्स वगैरह लिखी गई, जैसे वंदे मातरम हो गया, एक बहुत पॉपुलर नॉवल है बाल्य कला सखी। तो ये सारे जो नॉवेल्स थे वो पहले के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थे जो कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड चैप्टर विच इज़ अब ये तो था कि हमारे पास इन
हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं। नाउ कम्स द टॉपिक कि ये जो सोर्सेज हमें मिले हैं हम इनको कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि हर किसी का इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग होता है। सो ये सारे रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो मेजर 4 इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो ये हैं: कॉलोनियल, नेशनलिस्टिक, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनलिस्ट। कॉलोनियल अप्रोच में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल आइडियोलॉजी एंड डोमिनेशन। तो ये बेसिकली जो हमारे पास यूरोपियंस आए हुए थे उनका क्या मानना है, उन्होंने जो हमारे मतलब जो भी हुआ, जो भी कमीशंस थी या जो भी चीज़ें राइट्स हुए, बैटल्स हुए, उनका इस पे क्या व्यू पॉइंट है। तो वो बेसिकली डोमिनेशन पे बेस्ड है। उनका ये मानना था कि जो हमारी इंडिजीनियस सोसाइटी है, जो इंडिया का सोसाइटी या कल्चर है, वो उसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि उसे मतलब बहुत ही लो देखते थे, और वेयर एज अपना जो उनका वेस्टर्न कल्चर या वैल्यूज़ हैं उनकी बहुत प्रेज करते थे। इसके जो फॉलोअर्स हैं दो जेम्स मिल एंड विंसेंट स्मिथ। और इसमें एक काफ़ी फेमस सेइंग है, वाइट मैन्स बर्डन। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो वाइट पीपल हैं दे आर द सिविलाइज्ड वंस, ऑलराइट, एंड जो कलर्ड हैं वो बारबेरियंस हैं। तो मतलब ये वाइट मैन का बर्डन है जो कि इंडिया में आके वो हम लोगों को सिविलाइज बना रहे हैं। सो दिस वाज बेसिकली वाइट मैन्स बर्डन अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल अप्रोचर्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम्स द नेशनलिस्टिक अप्रोच। नेशनलिस्टिक अप्रोच क्या है, अब जैसे कॉलोनियल अप्रोच में वो लोग इंडिया की बुराई कर रहे थे, तो एज अ रिजल्ट जब आपको कोई कुछ कहेगा सो ऑब्वियस है कि आपका उसके अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन होगा। तो जो नेशनलिस्टिक अप्रोच है ये डेवलप इसी के कॉलोनियल अप्रोच के रिजल्ट में ही हुई थी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग, अपनी कंट्री के प्रति राष्ट्रवाद की भावना, भाईचारा, ये सब नेशनलिस्टिक अप्रोच से हमें दिखता है। ये हाईलाइट करता है कि इंडियन कल्चर की हिस्ट्री कैसी है, हमारे ट्रेडिशंस कैसे हैं, हमारी सोसाइटी कैसी है, ये हमें उसके बारे में बात करता है। कॉलोनियल अप्रोच से अफेक्ट होने से पहले जो नेशनलिस्टिक अप्रोच थी वो बेसिकली डील करती थी कि हमारा जो एंशियंट पीरियड है वेदास का टाइम का, या जो मेडिवल पीरियड है, जो सल्टनेट पीरियड है, उस टाइम पे हमारा इंडिया की जो हेरिटेज थी वो कैसी थी। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं यहाँ पे वो हैं आरसी मजूमदार एंड ताराचंद। यहाँ पे एक सेइंग कही गई है, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो नेशनलिस्टिक अप्रोच में लोगों का ये मानना था कि जो ये ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए हैं उन्होंने इंडिया की पूरी वेल्थ यहाँ से ड्रेन करके वो अपने पास इंग्लैंड लेके चले गए हैं। सो उनका ये ड्रेन ऑफ, तो उनके लिए ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था। सिमिलरली नेक्स्ट कम्स द मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच में कुछ कॉलोनियल और ये नहीं था, इनका मेन ये मानना था कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये बेसिकली है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल मास्टर्स एंड द नेटिव सब्जेक्ट। मतलब जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हैं यूरोपियंस हैं, और जो नेटिव सब्जेक्ट्स हैं यानी हम हैं, उन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग थे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली एक फिलोसफिकल अप्रोच है। इसका मतलब और इसमें एक और कॉन्ट्रडिक्शन की बात होती है, जो इंडियन सोसाइटी है उसके अलग अलग सेक्शंस हैं, लाइक रिच और पुअर, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मेल एंड फीमेल। तो उनके बीच में भी एक पर्सनल डिफरेंसेस थे, और इसके सपोर्टर्स हैं आरपी दत्त एंड ए आर देसाई। नेक्स्ट कम्स अ कम्युनलिस्टिक अप्रोच। ये है, ये जो अप्रोच है इट व्यूज की जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं वो शुरुआत से ही हॉस्टाइल ग्रुप्स रहे हैं। वो हमेशा उनके इंटरेस्ट हमेशा म्यूचुअली डिफरेंट रहे, वो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए और इसी की वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम्स, ये चार हमारी मेन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये जस्ट फॉर ओवरव्यू है, चार अप्रोचेस और हैं: सुबाल्टर्न, कैम्ब्रिज, लिबरल एंड नियो लिबरल एंड फेमिनिस्ट। सुबाल्टर्न अप्रोच में बस ये बोला गया है कि ये जो अप्रोच है बेसिकली एलाइट्स के बीच की बात है, कि मतलब यहाँ कैपिटलिज्म को फेवर दिया गया है कि जो आपका रिच है, बीट अ इंडियन और अ फॉरेनर, अगर वो एलाइट है तो उसके अकॉर्डिंग सब काम होगा। पुअरर सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे जो कॉमन मासेस है उनको नेग्लेक्ट किया गया, और एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कास्ट, कलर, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे। कैम्ब्रिज अप्रोच की अगर हम बात करें तो कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या है, इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि जो भी इंडियन नेशनलिस्ट हमारे लीडर्स थे उनका एक अपना ग्रीड था पावर का या मटेरियल बेनिफिट्स का,
जिसकी वजह से उन्होंने सारा नेशनलिज्म का इनके वर्ड्स में बोला जाए तो ड्रामा किया गया, और इन्होंने नेशनलिज्म को बोल दिया गया कि ये सिर्फ एक एनिमल पॉलिटिक्स है। और इस अप्रोच के लिए काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, काफ़ी डिबेट हैं, तो इसको काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये गलत अप्रोच है। नेक्स्ट कम्स आर लिबरल और नियो लिबरल। इसमें क्या है, इसमें इन लोगों का मानना है कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते तो उससे वो ब्रिटेन में न्यू इंडस्ट्रीज लॉन्च कर सकते थे, अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते थे। लेकिन सिंस वो इंडिया में आए तो उसकी वजह से ब्रिटेन का डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो गया। इसके फॉलोवर हैं पैट्रिक ओब्रायन। लास्ट कम्स और फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच में बेसिकली ये बोला गया है कि उस टाइम पे सोसाइटी में विमेंस की वल्नरेबिलिटी कैसी थी, विमेंस को कैसे ट्रीट किया जाता था उनको, क्योंकि डिनायल ऑफ ओनरशिप था, उनको किसी चीज़ का राइट नहीं था, डिसीजन मेकिंग की पावर उनके पास नहीं थी। उनको सिर्फ बताया गया था कि उन्हें सिर्फ घर का ही घर तक सीमित रखा गया है। शादी से पहले अपने फादर एंड ब्रदर की कमांड सुननी है, शादी के बाद अपने हस्बैंड की कमांड सुननी है, उनका अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं है। ऑलराइट, सो यही है हमारा चैप्टर 1 एंड 2 का मेन टॉपिक्स। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद होगा वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।